विश्वास वो चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की इन पंक्तियों से 21वीं सदी के 21वें साल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे पेश किया और यह बता दिया कि कोरोना के संकट काल में तोहफों की रेवड़ी नहीं बल्कि देश को जान भी और जहान भी वाला बजट देना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 110 मिनट का आज बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रहा, जिसमें शब्दों के हिसाब से किसके लिए क्या कितना आया इसका एक हिसाब हम आपको पहले दिखाते हैं। जिसमें टैक्स से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 बार किया। हालांकि आम आदमी को इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग 29 बार किया। ट्रांसपोर्ट बोलते हुए 28 बार अपनी बात कही। स्वास्थ्य हेल्थ शब्द की बात 25 बार की गई। इकोनॉमी 25 बार और कोरोना शब्द वित्त मंत्री के बजट भाषण में आज 16 बार आए। इनकम यानी आय और प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग पूरे भाषण में 14 बार किया गया। 12 बार एग्रीकल्चर यानी कृषि शब्द का इस्तेमाल हुआ और किसान का इस्तेमाल 11 बार किया गया। शिक्षा यानी एजुकेशन बजट स्पीच में 12 बार आया। युवा और महिला इन दोनों शब्दों के साथ बजट की बात निर्मला सीतारमण ने 7 बार रखी। तो 34,83,000 करोड़ रुपए के बजट में आपको क्या मिला? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के बढ़े हुए बजट के सहारे देशवासियों को रोजगार, स्वास्थ्य और विकास का तोहफा मिलेगा? बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी। स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका आज तक पर। बजट कैसा लगा? नमस्कार। कोरोना के शॉक से उबार पाएगा ये बजट देश को? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि कोरोना का संकट पूरे विश्व पर था, हमारे ऊपर भी आया था और उसके कारण निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई पर सभी बातों पर परिणाम हुआ है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि कोविड होने के बाद में भी हमने रोड कंस्ट्रक्शन में आज तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक समय जो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड आए थे, हमने इस समय जनवरी एंड तक 28 किलोमीटर पर डे बनाए और अभी मार्च एंड तक इस साल का 40 किलोमीटर पर डे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोविड में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समस्याओं पर मात करके हर जगह पर हम आगे जा रहे हैं। समस्याएं थी पर इसमें ये बजट बहुत बड़ी शक्ति देगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश आगे जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है और बजट ने वो दिशा भी दी है। गडकरी जी, रिकॉर्ड तो आपका शानदार है ही, इसीलिए सरकार को शायद लगता है कि बंगाल में सत्ता की कुर्सी तक की सड़क भी आप बना पाएंगे। उसको भी इस बार के बजट में डाल दिया गया। देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसी है कि निर्मला जी ने केवल 3-4 राज्यों का उल्लेख किया था। मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, बिहार में 2 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर किए, कुछ कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में 2.5 से 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। हम कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, आंध्र में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं। आपको मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा, अभी दिल्ली में केवल 60,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में हम रोड के कर रहे हैं। कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, केवल बंगाल का, आसाम का या केरल का नहीं है। केरल में 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने केवल उल्लेख 2-3 राज्यों का किया है, पर सब जगह काम कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी की सरकार हो, आप उनको पूछिए कि ऐसा कोई राज्य नहीं होगा कि काम के साथ किसी के साथ भेदभाव किया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन यही है कि सबका साथ सबका विकास, इसी के आधार पर हम सब राज्यों में रोड के काम कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, केवल वित्त मंत्री जी केवल 3-4 राज्यों की बात बता चुके, क्योंकि उतना बजट में जगह नहीं होती। पर बाकी जगह भी हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो जगह केवल उनको दी जाती है जहाँ चुनाव हो, ये तो सोच समझ के तय किया जाता होगा या ये अनजाने हो जाता है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, राजनीतिक पार्टी है, हम कोई साधु संत थोड़ी है। एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव के बारे में और काम के बारे में भविष्य की तरफ देखकर कुछ किया है तो गलत क्या है? लोकतंत्र में ये सभी करते हैं। सर, सरकार तो बम बम है बजट देखकर, सब मंत्री तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो सब कुछ बेच देना चाहते हैं। लोग किसको ठीक माने?
देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि विपक्ष में जो लोग हैं वो हमारी सरकार में 5 साल में हुआ काम और जो जो काम हम कर रहे हैं और उनके समय क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति थी, इसकी तुलना करें। देखिए, वो पहली बात तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा के कारण जब लोगों को कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, किसानों के लिए एमएसपी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से और मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो गई। तो हम लोग स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमने स्वीकार किया और हर साल एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अब 3.5 लाख करोड़ अंदाज से हमने केवल किसानों के जेब में एमएसपी के डिफरेंस के रूप में डाले हैं। क्या इसके पहले कोई पार्टी की इतनी सरकार थी इन्होंने ये किया है? 16 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों को लेंडिंग के लिए बैंक के लिए टारगेट दिया गया है और जिसमें हमारे डेयरी और फिशिंग दोनों को जोड़कर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए 16 लाख करोड़ का लोन मंजूर हुआ है। मुझे बताइए, आज तक कभी हुआ है? 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए खड़ा करने के लिए हमने दिया है, ये कम हुआ है? मुझे बताइए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें हमने किसानों के साथ अन्याय किया? अब इसके बाद भी हम लोग बार बार ये किसानों को पैसे दिए, ये क्या कोई बड़े उद्योगपतियों को दिए क्या? बार बार ये बड़े उद्योगपतियों का बजट कहते हैं, ये बजट गांव गरीब मजदूर किसानों का बजट है। और जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका बेस एक पिलर वो है कि हम वहाँ हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन की सर्विसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और वस्तु स्थिति का विपर्यास करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, वो गलत है। आपको लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए सही, जैसा आप कह रहे हैं, वो कामयाब हो गए हैं आपकी सरकार के ऊपर अंबानी अडानी की सरकार का लेबल चिपकाने में? नहीं, देखो, ये तो ना अंबानी का कोई संबंध है ना अडानी का कोई संबंध है। पहली बात तो ऐसी है कि ये कारण न होते हुए इस प्रकार के नाम उछाल कर किसी को बोलना ये सरासर गलत है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो 3.5 लाख करोड़ एमएसपी में हमने दिया है, वो बताइए वो कौन से किसान में अडानी और अंबानी है? हमने जो 16 लाख करोड़ का प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक के लिए कर्जा दे रहे हैं, इसमें कौन अंबानी और अडानी है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, एकलव्य की स्कूलें बना रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हमने इतना बड़ा पैसा दिया है, मुझे बताइए इसका क्या संबंध है किसी से? और एक बात बताइए कि मैं आज इस समय आपके माध्यम से कांग्रेस को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी की है, क्यों नहीं आपने किसान आत्महत्या कर रहे थे सिंचाई के लिए, पानी के लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा किया? अनेक गांवों को पीने को पानी नहीं मिल रहा था, वो योजना आपने क्यों नहीं की? प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस समय बनाने थे, वो क्यों नहीं आपने बनाए? आपने आदिवासियों के लिए अच्छी स्कूल खोली थी, उसके लिए पैसा नहीं किया, तो आपने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए। आज एयर इंडिया का पूरी तरह लॉस मेकिंग हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसे की प्रायोरिटी कौन सी विचारधारा के आधार पर है? और आज मुझे बताइए, जब प्राइवेट लोग इंडिगो होगा, जेट एयरवेज होगा या कोई किंगफिशर होगा या स्पाइस जेट होगा, ये जब हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार है और सरकारी दर से कम पैसे में करने के लिए तैयार है, तो इसमें आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, नागपुर से मुंबई हम जाते थे तो 8,000 का टिकट था, अब 2,500 हो गया। हम जब ट्रंक कॉल पर बात करते थे नागपुर से मुंबई 66 रुपये लगते थे, अब 40 पैसे में काम हुआ। तो मुझे बताइए, जब सरकार का काम ही नहीं है, कंपटीशन हुई, जनता का ग्राहकों का फायदा हुआ, तो ये मुझे बताइए कि ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की उनको ये पूछने का अधिकार क्या है? क्या ये जो हमारी इस प्रकार की नॉन वायबल इंडस्ट्रीज है, क्या हम लोग उनका पगार बजट से देता रहे, लॉस सहन करते रहे? क्या ये पैसा गरीबों के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमारी आर्थिक सोच बहुत सही है। अंत्योदय का जो विचार है महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का, जिसमें समाज का आखिरी व्यक्ति जिस पायदान पर खड़ा है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको केंद्र बिंदु मानकर ये जो पिलर है बजट का एक, वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो 115 है, जो ट्राइबल एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया है, उसके भलाई की बात हमने की है। ये यहाँ कहाँ अडानी आते और कहाँ अंबानी आते मेरे समझ में नहीं आता। ये केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सर, पिछले 1 साल में जो नौकरियां गई हैं, 12 करोड़ के आसपास का एक डेटा वो सर्कुलेट हो रहा है। बड़ा तबका एक ऐसा है जिसकी तनख्वाहों में 25 से 30% की कटौती हुई है। अगर सरकार ये चाहती है इकोनॉमिक रिवाइवल हो, लोगों की उसमें भागीदारी हो,
तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनके हाथ में पैसे देगी। सरकार ने आके बता दिया कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, बल्कि हमको पैसे जुटाने हैं, इसलिए हमको कुछ बेचना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मैं भी इकोनॉमिक्स का बहुत एक्सपर्ट विद्यार्थी नहीं, ऊपर थोड़ा बहुत समझता हूँ। कभी ये जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स के नाम पर जो पैसे बांटने का काम होता है, इससे देश का विकास नहीं होता। हमको ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी, एमएसएमई में और इंडस्ट्री 6.5 करोड़ इंडस्ट्री और खड़ी करनी होगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तब देश में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। और मुझे बताइए, ये काम इस बजट से होगा। और मैं आपको बताता हूँ, आपकी पहली बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि कोविड के शुरुआत के समय में ये परिस्थितियाँ थी, पर अब धीरे धीरे मार्केट लाइन पर आए हैं, प्रगति और विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा कि आज तक के रिकॉर्ड हमने रोड कंस्ट्रक्शन में तोड़ दिए, वैसे सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब आपको मैं बताता हूँ, आज हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई तो 4.5 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि इससे 1 करोड़ व्हीकल ऐसे थे जो छोटे मोटे हैं, जो 15 और 20 साल पुराने हैं, वो स्क्रैप होंगे, तो 30% इसका टर्नओवर बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टील है, रबर है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जो वेस्ट में मिलेगा, उसके कारण हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे। और 5 साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा। वर्ल्ड के सब ब्रांड हिंदुस्तान में ऑलरेडी है और यहाँ गाड़ियाँ बनेगी, ट्रक बनेगी, बसेस बनेगी, स्कूटर बनेगी। और आज बजाज, टीवीएस और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा रोजगार खड़े होंगे। हमारे अभी चाइना और बाकी देशों से जो कुछ ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स आते थे, हमने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अभी वित्त मंत्री ने बढ़ाई, तो देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, चाहे कार हो, स्कूटर हो, बस हो, ट्रक हो, हिंदुस्तान में बनेगी। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री का टर्नओवर इस साल दुगना हुआ है, इतने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। तो इसमें निश्चित रूप से सबके तनख्वाह भी फिर से मिलेंगे, तनखे बढ़ेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आत्मनिर्भर भारत जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होगा। सर, 9.5% का घाटा छोटा मोटा नहीं होता। क्या ग्रोथ स्टोरी जो आपने प्लान की है, उससे इतने बड़े घाटे को सरकार रिकवर कर पाएगी? देखिए, एक तो बात सच्चाई है कि एक तरफ निश्चित रूप से कोविड के संकट जो पूरे विश्व पर आया, वो हमारे ऊपर भी आया है और ये बिल्कुल नेकेड ट्रूथ है कि कोविड के कारण इसका परिणाम एमएसएमई के ऊपर, बाकी सब बातों के ऊपर हुआ भी है। पर प्रश्न ऐसा है कि इस नेगेटिव स्थिति में रोने से काम नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19 और हम कोविड की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। यही स्पिरिट निर्माण करने की आवश्यकता है और यही स्पिरिट निर्माण करके हम लोग इकोनॉमी को फिर से एक बार ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे अच्छे साइन दिख रहे हैं और मैं मार्च एंड में जब हमारे जीडीपी ग्रोथ का आएगा तो मैं निश्चित रूप से एक रिमार्केबल चेंज होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये जो संकट बीच के समय में पिछले साल में आया था, उससे हम निकल जाएंगे। इतना मैं पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र किया, उसको लेकर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि दुनिया के बड़े मुल्क अपने व्हीकल्स की फिटनेस के आधार पर तय करते हैं, आप उम्र के आधार पर तय करना चाह रहे हैं। विदेशों में 25 साल पुरानी गाड़ी भी चलती है बशर्ते उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो, लेकिन हमारे यहाँ हम 15 और 20 साल की सीमा तय कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल बनती है, अभी आपको मैं नाम नहीं लेता, एक कंपनी ने अपने ट्रक बनाए हैं, उसको 7 साल के लिए मेंटेनेंस नहीं लगा। और मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने स्कूटर ली थी तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था। आज स्कूटर और बाइक में 75 से 80 किलोमीटर पर लीटर एवरेज है। पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में कितनी गंभीर है, ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 50% हम लोग मेडिकल के जो बिल और दवाई के बिल देते हैं, इसका कारण पोल्यूशन है और इसलिए डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी खपत कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। और जो रोड सेफ्टी के लिए एयर बैग्स है, अभी नए इसमें हमने कंपलसरी की है और आपको तो एवरेज बढ़ने के कारण, मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने के कारण नई गाड़ी में फ़ायदा होगा। जो गाड़ी की कीमत है वो और नई गाड़ी लेने का सर्टिफिकेट के बाद डिस्काउंट, वो मिलकर, अभी पॉलिसी हमने डिक्लेयर नहीं की है,
पर वो मैं 15 दिन के अंदर डिक्लेयर करने वाला हूँ। इसका फ़ायदा ही होगा, इसमें देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी, पोल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ाकर हमारी जो एंसिलरी है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की इंडस्ट्री वो भी जोरों से चलेगी, रोजगार निर्माण होगा और ये आने वाले समय में वर्ल्ड की नंबर 1 की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगी। ये मैं आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत बनेगा, ये आपको मैं 2 साल के अंदर इसकी प्रगति देखो कैसी होगी और 5 साल के अंदर कितना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप बिल्कुल आज तक मैं जो बात कहता हूँ हर बात सिद्ध हुई है, आज ये बात कह रहा हूँ, नहीं हुई तो आप मुझे बुलाइए और ज़रूर सुनाइए कि आपने कहा ये नहीं होगा। मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ ये पूरा परिस्थिति बदलेगी। नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार के आप गिने चुने उन मंत्रियों में से हैं जिनको टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और वो समय से पहले पूरे करने के लिए जाने जाते हैं, जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन आपकी बात से घूम के सवाल फिर वहीं आ जाता है, सर आदमी गाड़ी तब खरीदेगा जब उसके पास पैसे होंगे। सरकार टैक्स में राहत तक तो देने की सोचती नहीं मिडिल क्लास को, लेकिन उससे उम्मीद करती है कि सारी देशभक्ति वो अपनी साबित करता रहे। आपको ये पता है क्या कि इसमें अभी कोविड के कार्यकाल के बाद हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का सेल बढ़ा है? बिल्कुल। आपको ये पता है क्या कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वाले मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का इस साल का टर्नओवर दुगना हुआ है? और अभी जो कमर्शियल ट्रक्स बसेस है 25,000 बसेस नहीं हम ले रहे, जो संभवतः नई टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी और जो इलेक्ट्रिक से लेकर बाकी इस पे होगी, उसके कारण पब्लिक को कितना कंफर्ट्स मिलेगा, पोल्यूशन कितना कम होगा, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फायदे में आएगा, लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी। और इसलिए लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी लानी चाहिए और लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी कामों में डेवलपमेंट में पैसा लगाने से लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी के साथ परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर से ट्रेडिंग बिजनेस बढ़ेगा और उससे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आएगी और उसके कारण नए रोजगार मिलेंगे और गरीबी दूर होगी। और अब चलो गाँवों के और जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उस गांव में जाएंगे और मैं आपको पता होगा कि हमने गोबर से पेंट बनाया, इसी मैं रूम में बैठा हूँ, यहाँ बाजू के दीवार पर गोबर से बना हुआ पेंट लगा हुआ है और ये पेंट अभी हर गांव में एक पेंट इंडस्ट्री होगी जो मार्केट के किसी भी अच्छे पेंट से अच्छा है और जो कम से कम आधे प्राइस में है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक गांव में इंडस्ट्री होगी तो गांव में रोजगार होगा। तो मैं विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जो 88,000 करोड़ का है उसमें 80,000 करोड़ केवल खादी ग्रामोद्योग का है, वो 2 साल में 5 लाख करोड़ कर रहा हूँ। तो क्या उससे गाँवों में रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उसमें पर कैपिटा इनकम गाँवों में नहीं बढ़ेगा? स्मार्ट शहर जैसे स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे? उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये योजना काम चैलेंजिंग है, कठिन है, पर असंभव नहीं है, ये करके हम दिखाएंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी सवाल है सर, एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा हुआ। कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि 15,000 करोड़ रुपए का आज आपने जो ऐलान किया वो पर एमएसएमई 2,500 रुपए के हिसाब से बैठता है, तो ये केवल झुंझुना है एमएसएमई के लिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछले राहत पैकेज में उनको कह दिया गया था कि लोन ले लो अगर जीना चाहते हो तो। इसको कैसे समझाएंगे उनको? देखो अभी इसको क्या कहे, इसको अज्ञान कहे कि अनपढ़ता कहे, आपको मालूम है ये 15,000 करोड़ नहीं, एमएसएमई ये हमारा बजट जो योजना के लिए होता है। हम बैंकों से 3-3 लाख करोड़ 5-5 लाख करोड़ फाइनेंस कर रहे कर्जे में। हम उसमें अगर ये फंड ऑफ फंड हमने अगर 10,000 करोड़ दिया रखा है कैपिटल मार्केट में जाने के लिए एमएसएमई को, तो हम 15% दे रहे, बाकी कैपिटल मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज से खड़ा होगा। और ये इस प्रकार का हिसाब करने वाला तो मैं तो क्या बोलूँ, अनपढ़ भी है और एक प्रकार की ये तो मूर्खता है ऐसी बात करना। हमारा ये बजट का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। पूरे भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक है, सिडबी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो 6.5 करोड़ एमएसएमई को फाइनेंस कर रही है। अभी छोटे छोटे टपरी वाले छोटे लोग हैं उनके लिए हमने योजना बनाई, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग विलेज कमीशन फाइनेंस कर रहा है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर के क्लस्टर्स बन रहे हैं, ये सोलर चरखे के क्लस्टर बन रहे हैं। वो पैसा बजट से थोड़े जाता है, वो केवल 10% या इंसेंटिव जाता है, बाकी सब बैंकों से जाता है। तो ये पूरी योजना जो है ये हास्यास्पद है। आज आप कहिए कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में 16 लाख करोड़ किसानों के लिए है, जो डेयरी और फिशरीज के लिए है, तो ये क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट में आएंगे क्या? ये ऐसा हिसाब, तो ये हास्यास्पद बात है। देखो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और जिनकी राजनीतिक दुकानदारी संकट में है, वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा के कारण ऐसे गैर जिम्मेदार बातें करते हैं
और जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे, इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी आज तक पर आने के लिए और दर्शकों को बजट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि क्यों ये बजट भविष्य के विजन का बजट है। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगले 2 साल में और फिर अगले 5 साल में इसके नतीजे बजट की योजनाओं के आपको दिखने लगेंगे। बजट से देश में सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी होती है उद्योग संगठनों की, उद्योग जिनसे रोजगार और देश का विकास जुड़ा होता है। भारत ने व्यापारिक संगठनों की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर को बजट पर कितना विश्वास है, हमने उनसे बात की। तो हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं खास मेहमान फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर। स्वागत है उदय जी आपका आज तक पर। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, कैसा लगा आपको? वित्त मंत्री ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया। तो हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं खास मेहमान फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर। स्वागत है उदय जी आपका आज तक पर। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, कैसा लगा आपको? वित्त मंत्री ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। जिस तरह की हालात थे उसमें ये एक बहुत मुश्किल काम था कि कैसे ग्रोथ को रिवाइव किया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए, थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ सही मैसेज दिया जाए। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री जो लोगों पे मुश्किलें आई हैं उनको ध्यान में रखेंगी, और उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्लियर साफ दिमाग से ग्रोथ ओरिएंटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड एंड वेरी वेरी सेंसिटिव बजट दिया है, जो आम आदमी की मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, क्लियर डायरेक्शन एंड डीप सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। लेकिन उदय जी बड़ा तबका एक इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पर बहुत जोर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये तो सेल वाला बजट है और वो भी डिस्ट्रेस सेल है। आप ऐसे देखते हैं क्या इसको? कहीं एक तो सबसे पहली बात, इसमें कोई डिस्ट्रेस सेल नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे, इस देश में जितने सरकारी बैंक हैं, इतने सरकारी बैंकों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात फिक्की और दूसरे लोग जो इन विषयों पे एक्सपर्ट हैं वो बहुत दिन से कह रहे हैं। और सरकार ने कई सारी सरकारें पिछले 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं कि इसकी बात हो रही है। इस बार पहली बार हुआ है कि एक बिल्कुल क्लियर साफ सोच दिखाई गई है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे कोई आफत आने वाली नहीं है। सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ों में, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को फंड्स चाहिए। और दूसरी तरफ अगर सरकार से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो आम आदमी पे टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएगी, तो ये रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? और उस दिशा में ये बहुत ही साफ सराहनीय और बोल्ड कदम है। उद्योग जगत लगातार इन चीज़ों की मांग करता रहा उदय जी, जो आज सरकार के बजट में दिखाई दिए, और शायद उसी का नतीजा है कि सेंसेक्स एकदम स्काई रॉकेट हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी में सरकार के विरोधियों को मौका मिल रहा है ये कहने का कि हम तो पहले ही कहते हैं कि ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो उद्योग जगत की वजह से नहीं बढ़ता है, वो इन्वेस्टर्स की वजह से बढ़ता है। और इन्वेस्टर्स और उद्योग जगत में एक डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि माहौल सुधरेगा, उनकी हालत सुधरेगी एंड देश की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, और इसलिए उत्साह, और वही उत्साह स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। इसका उद्योग जगत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस देश में जो हुआ है पिछले 1 साल में और उसके पहले भी जो थोड़ी इकोनॉमिक स्लगिशनेस आई थी, उसको लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी। इस देश में भी चिंता थी और देश के बाहर भी चिंता थी कि हमारा ग्रोथ फेज आखिर कब वापस लौटेगा। और उसके लिए इस बजट में बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं, और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत सहायक साबित होंगे। आप 9.5% का घाटा इस बार, और अगली बार उसको घटाकर 6.8% पर लाने का लक्ष्य सरकार का। उस स्थिति में जबकि पिछले 1 साल में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधों की कमर टूटी है, बहुत बड़े तबके की नौकरियां चली गई हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने सैलरी कट्स झेले हैं, वो सब लोग उम्मीद कर रहे थे उदय जी कि इस बार उनके लिए कुछ होगा। उनको कैसे ये समझाएं कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सरकार दे कहाँ से?
और आने वाले दिन वाकई अच्छे दिन होंगे, इसका भरोसा कैसे मिले लोगों को? देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि उन सरकार के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। अब आप या तो ये कहते हैं कि जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिन लोगों के उद्योग बिखर गए हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, उन लोगों को वापस बिजनेस में लाने के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाएं और सिर्फ कहने के लिए थोड़ा टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह में रिबेट दे दिया जाए। और दूसरी तरफ ये है कि आप ऐसे कदम उठाएं ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो, उससे जॉब क्रिएट होंगे। जिस तरह से सरकार ने फोकस किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर, उसका एक बहुत ज़्यादा डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा इस देश में, जो कि हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि उसकी ज़रूरत है। तभी इस देश में जब तक उद्योग नहीं रिवाइव होंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। और उस दिशा में इस बजट में कई सारे क्लियर स्टेप्स लिए गए हैं। अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि बजट को अर्थशास्त्र के विषय की तरह देखना चाहिए, लेकिन हमारे देश में राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। और आप केवल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष नहीं है, एक पत्रकार भी। तो बतौर पत्रकार क्या आपको लगता है कि ये जितना भी हंगामा, जितना भी विवाद खास तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हो रहा है, वो केवल राजनीतिक है और राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर हो रहा है, देश के नफे नुकसान को देखकर नहीं? देखिए, वो इस देश की ट्रेजेडी है। हालांकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता है, न इस देश में नहीं और कहीं भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इस देश की ट्रेजेडी है कि ऐसे क्राइसिस में भी हम कुछ देश के मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे भी हम एक कंसेंसस नहीं बना सकते हैं। और इस देश में ग्रोथ को कैसे रिवाइव किया जाए, इस देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पे कैसे लाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिए जाएं, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना यह है, चूंकि आपने कहा कि मैं एक पत्रकार भी हूं, एक पत्रकार के हैसियत से मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि न सिर्फ सरकार पर बल्कि बाकी लोग भी जो सही नहीं बोल रहे हैं उसकी भी हम उतने ही पैनेपन से तेज जांच पड़ताल करें। और अगर आज ये कोई भी कहता है कि देश की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, लोगों पे एक्स्ट्रा वजन नहीं डाला जाना चाहिए और सरकार अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन या बाकी किसी और जरिए से, और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए भी नहीं, ये इक्वेशन कभी साथ बैठ ही नहीं सकता है। कोरोना काल की परिस्थितियों के बाद भारत का 5000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य, भारत का आत्मनिर्भर भारत का सपना, मेक इन इंडिया का सपना, इन सारी चीज़ों को आपको लगता है कि अचीव करने की दिशा में, हासिल करने की दिशा में ये बजट कारगर साबित होगा, या अभी हमको पिछले 1 साल का जो गड्ढा हुआ उसको भरने में लग जाएगा 1 साल? देखिए, 1 साल में गड्ढा बहुत ज़बरदस्त हुआ है और उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा अगर हुआ है तो उसको भरे बगैर कोई चारा नहीं है, किसी के पास भी नहीं। लेकिन वो चाहे वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का टारगेट हो, चाहे इस देश में आम आदमी के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर एक बढ़िया बजट बनाया जा सकता था तो वो ये बजट है। ये एक बिल्कुल शानदार बजट है उस दिशा में। अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से इससे सहमत नहीं हो सकते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, बट ऑन मेरिट्स ये एक बहुत शानदार बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय शंकर जी आज तक पर आने के लिए और बजट के बारे में बात करने के लिए। उदय शंकर, प्रेसिडेंट फिक्की, वो बजट की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बजट भविष्य की तरफ देखने वाला है, कोरोना के दौरान जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी करने वाला बजट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।